Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? कैसी है आप? भाई बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है मुझे, है ना? मुझे तो मुंह धोते हुए मैं कहता बस छोड़ो यार, छोड़ो आज मुंह भी नहीं धोते हैं तो बिल्कुल। कैसे कैसे अलकाबाद एक दूसरे को देती है हमारी टीम यार, अगर हम बता दें ना बताइए। लेकिन आपको पता है आज कल और परसों 3 दिन बहुत ठंड होने वाली है, सो वी मस्ट कीप। 9 था जब हम आ रहे थे ऑफिस, तो 9 था, 8 या 9। रियली दैट्स अ लॉट फॉर कराची। अच्छा जी, आज की अच्छी बात ये है कि जब आपके को होस्ट की बर्थडे हो तो उसको गिफ्ट जरूर देना चाहिए। हिंट हिंट। बिल्कुल सही, आप ले रही हैं? हमें तो गिफ्ट क्या, दुआएं भी नहीं मिली। चले दें दुआएं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। और देखिए होता ये कि गिफ्ट आपको देना चाहिए। नहीं, इस पे कोई फिलॉसफी आप नहीं झाड़ सकते। आप दुआएं दे दुआएं भी है और हर चीज है, गिफ्ट सब चीज मिलेगा। आप बिल्कुल इनकी बातों में मत जाइए। ब्रेक के बाद मिलेगा। सब कुछ मिल रहा है, सब दे रहे, दुआएं भी मिल रही है, गिफ्ट भी मिल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चले भाई हम टॉप न्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, टॉप न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और पहली हमारी टॉप स्टोरी सियासत से जुड़ी है। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात का पहला राउंड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात की पिटारी खोल दी है। बानी समेत कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। 9 मई और डी चौक फायरिंग की तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। स्पीकर अयाज सादिक की मेजबानी में पार्लियामेंट हाउस में पहली बैठक हुई है और इस पहली बैठक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के जो अरकान थे वो शामिल नहीं हुए और इस पर तशवीश का इजहार भी किया गया। अली अमीन गंडापुर ने वो भी शामिल नहीं हुए। इसके साथ साथ उमर अयूब भी मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए। सलमान अकरम राजा भी इस मुज़ाकरात का पहला दौर जो था इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये इसमें शामिल नहीं हुए। फिर उसके बाद वजाहत भी आई बैरिस्टर गौर की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुज़ाकरात में हम शरीक नहीं होना चाहते, उन अरकान की अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो नहीं शरीक हो सके। एलामिया जो जारी किया गया उसमें आइंदा इजलास में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत इसमें पेश करेगी। हुकूमत मुतालबात सामने आने पर अपना मौक़िफ़ देगी। दोनों कमेटीज़ ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया है। इस अक़दार के इजलास के दौरान गिले शिकवे भी सामने आए। वो बोले कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने कहा कि हमने अपनी कोर कमेटी में इस इशू पर तफसीली बात की है। तो मुज़ाकरात का पहला दौर यानी कल हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते बाद फिर रोजाना की बुनियाद पर ये मुज़ाकरात होंगे। देखिए खुशाइन बात यह है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, डायलॉग हो रहे हैं और बहुत अरसे से हम देख रहे थे कि ये एक डेडलॉक चल रहा था जिसकी वजह से चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं करी और इवेंचुअली क्या होता है कि अवाम जो है इसके बीच में पिसती है और चीज़ों। अच्छा, एक मुझे और खबर देनी है। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस बात की वजाहत की है, प्रेस ब्रीफिंग दी है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमेरिका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल पैदा हो और मिसाइल की ज़रूरत पेश आए। उन्होंने कहा कि खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ इक़दाम उठाना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्स दिया है पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने, ये जो EU से मुताल्लिक और ये जो मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक जो बात की गई थी उस पर वाज़े तौर पर कहा गया है। जी, और एक और खबर लेते हैं उसी जगह से। अमेरिका और ब्रिटेन को 9 मई 2023 के मुल्ज़िमान को मिलिट्री ट्रिब्यूनल से सज़ा पर गहरी तशवीश है। US स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और मुनासिब अमल की ज़मानतों का फुकदान है। ऐसा फेयर ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। US स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन के मुताबिक कार्रवाइयों से शहरियों के फेयर ट्रायल को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाए। यूरोपियन यूनियन ने गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ाओं पर गहरी कंसर्न्स का इजहार किया है। बिल्कुल जी, तो वही है जो तशवीश का इजहार किया उस पर रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए कल भी हम ये बात कर रहे थे तो उन साहब ने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, बट हमने ये उस पर बात की कि जब आप IMF से खड़े हैं तो यू ओपन अ गेट फॉर एवरीवन एल्स टू हैव एन ओपिनियन अबाउट योर कंट्री। और इस वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखें ना कि जब ग्लोबल विलेज बन गई है तो इस दुनिया में डेमोक्रेसी और उसका क़याम और उसके क्या
तकाजे हैं वो पूरा करना, फिर आप बहुत से मुआहदों में आप जुड़े हुए होते हैं, मुआहदों में आप बिल्कुल। बिल्कुल, तो उसकी भी पासदारी करना होती है, तो ये सारे मामला देखने होते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। पॉलिटिकल हाँ, पॉलिटिक्स जी, से आगाज करते हैं जी, शो का। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। कई माह की तलखियों और तातुल के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले इख्तलाफात को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक की मेजबानी में पार्लियामेंट हाउस में पहली बैठक हुई है और एलामी के मुताबिक आइंदा इजलास में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। अपने हुकूमत मुतालबात की फहरिस्त आने पर नुक्ता नज़र पेश करेगी और दोनों कमेटीज ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया है। ये भी कहा गया कि दोबारा इजलास 2 जनवरी को बुलाया जाएगा, इस पर इत्तफाक किया गया। इजलास के दौरान इसाक़दार ने कहा कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने कहा कि ऐसे अमल की हम मजम्मत करते हैं और हम अपनी कोर कमेटी में इस इशू पर तफसीली बात करेंगे। जी बिल्कुल, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद नवीद कमर, रहनुमा पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इब्तदाई मीटिंग्स हो गई हैं, मुज़ाकरात किस माहौल में हुए हैं और एजेंडा क्या था इस मीटिंग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहौल की तो जहाँ तक बात है तो बहुत खुशगवार माहौल था। ये ऐसी मीटिंग थी जो कि आज से बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और मुल्क में जो इंतशार था वो भी शायद ना होता या कम होता अगर इस माहौल में पहले ही हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाते और चीज़ों को टेबल पे डिस्कस करते बजाय सड़कों के। लेकिन बहसूरत देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छा एफर्ट रहा और आज की जो डिस्कशन हुई वो जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। दो सब्सटेंटिव इतनी बातें नहीं हुई, वो अगली मीटिंग में क्योंकि इन राइटिंग अपोजिशन की तरफ से डिमांड्स आएंगी और उस पर गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ देगी। लेकिन कम से कम जो चीज़ें जिस पे डिस्कशन हुआ कि भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि माहौल जो है उसको बेहतर करें जिसमें कोई बातचीत हो सके। CBMs की भी बात हुई। ज़ाहिर है PTI ने अपने जो असीरान हैं उनके सिलसिले में बात की इन जनरल नॉट इन पर्टिकुलर, और उसके अलावा भी जो उनके डिमांड्स हैं कमीशन वगैरह बनाने के, उस पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। लेकिन क्योंकि ये फैसला हुआ कि फॉर्मली वो ले आएंगे अगली मीटिंग में जो कि 2 तारीख को होगी इंशाल्लाह, तो फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रिएक्शन। चले बात शुरू तो हुई। अच्छा, पिछले कई बरसों से हुकूमत और PTI में बहुत तलखी रही है, हमने ये देखा है, बड़े तल्ख बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए गए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों को एतमाद साजी के लिए फौरी तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए, आप क्या समझते हैं? एतमाद साजी का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो आज पहला कदम था ना, तो हम दोनों क्योंकि बैठे और एक ऐसे माहौल में बैठे जिसपे बातचीत हुई, तो ये पहला स्टेप है। अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या गवर्नमेंट कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, वो जाहिर है कि हमने भी अपने एक्सपेक्टेशन लेवल्स को भी एक हद तक मैनेज करना होगा कि इन मुज़ाकरात के थ्रू क्या अचीव हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली अचीव होगा ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डूएबल होती हैं, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो हैं हम शुरू में ही वो कर लें, और जिन चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो थोड़ा टाइम के बाद उसको ढेले। जी नवीद कमर साहब, ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि उनके कैदियों की रिहाई हो और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जो इंक्वायरीज़ के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पर कोई हुकूमती टीम का क्या मौक़िफ़ है? कुछ उन्होंने ये सामने वाज़े किया? मौक़िफ़ अभी नहीं ना हुकूमत ने दिया, ना ये फॉर्मली, ये उन्होंने अपनी एक स्टेटेड पोजीशन जो है वो सामने रखी। लेकिन जब वो फॉर्मली अगली मीटिंग में ये या और भी जो उनके इश्यूज हैं
वो इन राइटिंग देखे आएंगे, जी। फिर ही एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट उस पर कोई अपना मौक़िफ़ दे। बिल्कुल ठीक है। और सर, इन मुज़ाकरात में क्या एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है या नहीं है? एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है या नहीं, ये सवाल जो है ना मेरा ख्याल है गवर्नमेंट से पूछा जाए। हम गवर्नमेंट के जो है इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जो है सहूलतकार हो सकते हैं एज द पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट यहाँ होता है तो सबको मुल्क में उस पर आगे बढ़ना होगा, चाहे एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कह रहे हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी। अच्छा नवीद कुमार साहब, इंटरनेशनल प्रेशर्स की बहुत बात होती है। यूरोपीय यूनियन ने अभी आपने देखा होगा फौजी अदालतों से जो 25 शहरियों को सुनाई गई सजाएं हैं, इस पर तशवीश का इजहार किया है। और दूसरी तरफ नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो नामजद एलची हैं एंड वो है रिचर्ड गनेल, उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का भी मुतालबा किया है। क्या हुकूमत कोई किसी किस्म का कोई दबाव महसूस कर रही है? देखिए, ये तो डे टू डे इश्यूज है ना कि किसी एक जो है अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या उससे भी जूनियर लेवल की किसी बंदे ने एक स्टेटमेंट दी है। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट को इतना इमीडिएटली परेशान होगी, क्योंकि यूएस का एक ज़माने में हमारे मुल्कों में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। अब सिर्फ उनकी स्टेटमेंट से ऐसे बात करने से मेरा ख्याल नहीं कि हमें इस तरह से रिएक्ट भी करना चाहिए। बाकी अगर वो ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे उन्होंने सैंक्शंस लगाए तो वो तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं और सारे पाकिस्तानी उस चीज़ को, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को तो कोई जो है ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए ना, पार्टी तो कोई भी पावर में हो सकना। अच्छा नबी साहब, पीपल्स पार्टी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये बहुत दफ़ा हुकूमत से शिकायत कर चुके हैं और वो कहते हैं कि जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरे अभी तक नहीं किए गए। फिर मौलाना के मामले पर भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जो वादा मौलाना से किया हम वो पूरा करेंगे। गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली से भी वॉकआउट किया गया आपकी तरफ से। बिलावल भुट्टो भी नून लीग पर वादों से नराफ का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? क्या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए हैं? क्या नून लीग तयशुदा मुआहदे पर अमल करने पर तैयार है? आपने बहुत सारी चीज़ें एक ही सवाल में पूछ ली। देखिए, पहली चीज़ तो ये वॉकआउट हुआ वो जो मैंने खुद लीड किया था वो तो था कि वज़रा की अदम मौजूदगी या फिर असेंबली सेशन को सीरियस न लेना गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे ये प्रोटेस्ट था कि इंस्टीट्यूशन को सीरियसली लिया जाए अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़े। तो वो तो उस पैराए में था, ना कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के इश्यूज के बारे में। उस बारे में उस सिलसिले में आपको भी पता है कि बातचीत हमारी हो रही है, ऑनगोइंग है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मुलाकात हो रही है, तो वहाँ भी और फिर कल लाहौर में एक्सपेक्टेड है कि एक मीटिंग होगी दोनों पार्टीज का पंजाब इश्यूज के बारे में। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस जिसपे ये सब बातें सामने आ। नवीद कमर साहब, ये भी बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट नहीं लाया जा सकता। आइन कहता है कि सदर किसी बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं करते तो वो एक्ट बन जाता है। सवाल ये है कि कानून बन चुका है तो गज़ट नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया जा रहा? जी मेरा ख्याल है कि वो एक दो रोज में हो जाएगा। आई डोंट थिंक उस पे अब कोई कंट्रोवर्सी रहती। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात से मुताल्लिक जो मौक़िफ़ है वो दे रहे थे कि अभी तो देखें इनिशियल है और पहली बैठक हुई है। अब देख रहे हैं कि आइंदा क्या होता है, क्या मुतालबात हैं वो सामने रखते हैं कोई रिटन में, तो उसके बाद हुकूमत का क्या मौक़िफ़ देखना होगा। ये सारी चीज़ें और पीपल्स पार्टी और उनके ताल्लुकात की वो बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज पीटीआई के भी काफी जो उन्होंने एक लिस्ट दी है वो उसको कंसर्न मिलाना का मुतालबा है उनका, और फिर उनका मुतालबा है कि रिहाई की कैदियों की। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको देखना होगा। अच्छा, अब हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से आने के बाद सिंदूर फेस्टिवल साल का ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो जिससे दुनिया भर से लोग आते हैं देखने, तो उस पे हम एक रिपोर्ट भी है वहाँ के नज़ारे आपको कराएंगे और नज़ारे कराएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे फेस्टिवल की जिससे पूरी दुनिया मुतासिर है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आप कभी गए हैं शद्दूर नहीं, फेस्टिवल? मैं नहीं गया और बड़ा जाने का है कि यार कभी जाए और देखें वहाँ है पर ना? कितना मजा आता होगा। Unbelievable। तो तारीख में पहली बार सतह समंदर से 12,800 फीट बुलंदी पर, यानी एक तो सर्दी और फिर सतह समंदर से इतना ऊपर, तो क्या सर्दी होगी वहां पर। दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद किया गया। मुकाबले होने जा रहे हैं वहाँ। पोलो के बाद अब तारीख में पहली बार शंदूर झील पर 24 से 28 दिसंबर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा। फेस्टिवल में स्पीड स्केटिंग, कर्लिंग और आइस हॉकी के मुकाबले भी होंगे। ये आप देख रहे हैं मनाजिर, आइस हॉकी हो रही है जनाब। अमेजिंग, ये पहली बार देख रहे हैं हाँ हम जी। पाकिस्तान में आइस हॉकी। तो खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फरोग के लिए बड़ा अच्छा ये इकदाम है। पाकिस्तान विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन इस इवेंट का इनकाद कर रहा है। बिल्कुल जी, और इसी पे फर्दर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताशफीन हैदर, डीजी टूरिज्म केपी। अस्सलाम वालेकुम ताशफीन साहब, थैंक यू सो मच आपने हमें वक्त दिया और हमारे शो का हिस्सा बने। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि शंदूर झील पर किन किन स्पोर्ट्स के मुकाबले होंगे और इनमें कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू वेरी मच। इसमें हमारे 3 किस्म की इवेंट्स हैं। आइस हॉकी है, स्केटिंग है और कर्लिंग है। और इसमें पहले तो हमारे जो खिलाड़ी थे वो तो अराउंड 40 थे, लेकिन इस वक्त उनकी तादाद बढ़ गई है क्योंकि उनकी ये बाकी भी खिलाड़ी देखते हुए वो खुद रज़ाकाराना तौर पे पहुंचने लगे हैं, तो वो कुछ अराउंड 70 तक हो चुके हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जीबी की टीम को भी लेके आए और फाइनल उधर हम शंदूर पे ही करवा दें। जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा, ये बताएं ताशफीन साहब कि दुनिया भर में विंटर स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है, बहुत रेवेन्यू भी जमा किया जाता है। ये 15 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में इस हवाले से कितना पोटेंशियल है आप देखते हैं? इसी उम्मीद से हमने ये शुरू किया क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे विंटर रिलेटेड कोई Sports नहीं है। टूरिज्म एक्टिविटीज बहुत ही कम है बल्कि ना होने के बराबर है, क्योंकि गलियात में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, बाकी कोई ऐसी खास नहीं है। तो हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए ये इवेंट रख लिया। इससे पहले भी हमारे कुछ इवेंट होते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको एक रेगुलर फीचर हम करार दें। बिल्कुल। ताशफीन साहब, ये बताइए कि जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए क्या इक़दामात किए गए हैं होटलिंग के मुतालिक और फैसिलिटीज़, रोड्स और इस तरह की चीज़ें, उनके लिए क्या तैयारी की गई हैं? उनके लिए कोई स्पोर्ट्स जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, अगर किसी ने आना हुआ हो तो हमने होटलिंग की अरेंजमेंट की हुई है वहाँ पे। और रोड्स तो जैसे पहले की हालत थी उनकी वैसी ही है, लेकिन हमने कोशिश की है कि उनको इस काबिल कर सकें कि लोग आ जा सकें। और सर, होटलिंग की बताइए, होटलिंग की तैयारियां हैं? होटलिंग बिल्कुल है, हमने की हुई है, अरेंजमेंट की हुई है। प्लेयर्स वगैरह के लिए तो सबके लिए है, लेकिन अगर बाहर से कोई आना चाहे उनके लिए भी हम कर सकते हैं। और ये भी बताएं कि देखिए शंदूर फेस्टिवल तो दुनिया भर में ये पॉपुलर है और लोग आना चाहते हैं यहाँ पर। अब ये कि स्पोर्ट्स मुकाबलों का भी इनकाद किया जा रहा है, तो इसकी प्रमोशन मजीद करने की ज़रूरत है, पब्लिसिटी की जाए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। और इस टाइमिंग में लोग फिर सयाह ज़्यादा आए, बाहर के सयाह, और जब पाकिस्तान आते हैं ज़ाहिर सयाह, तो फिर वापस वो लेकर एक मैसेज जाते हैं कि पाकिस्तान जैसा बताया जाता है अक्सर खबरों में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कितना ज़रूरी है ये करना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटी जो हमने अरेंज की, ये सिर्फ ये 2 हफ्ते पहले हमने कुछ डिस्कशन की ऑफिस में, और फिर शाहिद नदीम साहब जो कि हमारे विंटर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात हुई। तो उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इक्विपमेंट सारी उन्होंने दी, वो सब वो कर रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट उनका है, और बाकी उनको प्लेयर्स को गाइड करना, ये सब काम उनके हैं। तो इसमें एसोसिएशन का बहुत बड़ा काम है, उनका किरदार बहुत आला है। तो मैं बिल्कुल, हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये एक्टिविटीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी हम करें तो उसकी प्रमोशन पहले से हो। जी,
ताशफीन साहब, ये बताइए, केपी इज़ अ हब फॉर टूरिज़्म, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और इस तरह हम देखते हैं कि ईयर एंड पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो और कोई प्लान्स हैं टूरिस्ट को लेके, कोई फेस्टिवल्स के या कोई और चीज़ों के जो उनके लिए आपने प्लान किया हो? हमारे जो जैसे मैडम ऐसा है कि हमारे अपनी जो कैलेंडर ईयर है उसमें एक्टिविटीज पहले से प्लान होती हैं जी। और वो पूरे साल के लिए होती हैं। ये एक्टिविटी उस कैलेंडर में नहीं थी, लेकिन हमने इस बार पहली मर्तबा उसको डाल दिया है और कोशिश रहेगी कि इसको रेगुलर फीचर की तौर पे ही आगे लेके जाएं। अच्छा, ये भी बताइए, जैसे सरवत ने भी कहा कि केपीके में तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको अगर थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, यहाँ पर फैसिलिटीज दी जाए। कालाम हमने देखा कि बर्फ से ढक जाता है पूरा, और फिर उससे आगे की जो सूरत हाल है, नारान कागान, स्वात, तो हम अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमें ये लगता है कि अगर फैसिलिटीज़ दी जाएं, और वही हमने प्रमोशन की बार बार बात की, और एक फेस्टिवल जो पूरे केपीके में, यानी एक बड़े एक्सटेंसिव उस पे अगर लॉन्च किया जाए, फेस्टिवल, हाँ, तो फिर जरा ज़्यादा ज़रूरी हो। काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे होंगे इन लाइन्स पर भी। बिल्कुल, इसके अलावा हमारी 2 और एक्टिविटीज भी इसी चंद एक महीने के अंदर ही है, वो भी स्नो रिलेटेड हैं। एक मदाग्लस्ट में है और दूसरा हम कैलाश वैली में करवा रहे हैं। तो ये इन दोनों पे भी काम हो रहा है। जैसे ये खत्म होता है तो हम फिर उनके बारे में काम शुरू कर देते हैं। अच्छा ताशफीन साहब, ये भी हम जैसे ये हम नज़ारे देख रहे हैं, लोग जो है, यंग यूथ जो है वो आइस स्केटिंग कर रही है, आइस हॉकी खेल रही है, क्या इससे ये भी आपका प्लान है कि हम नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल के गेम्स और एथलेटिक्स में हिस्सा लें? क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये हमारा मकसद, फर्स्ट तो हम इधर ही इनके लिए प्रोविंशियल लेवल के लिए हम लगे हुए हैं। साथ में हम इसको गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि ये बहुत होता है, तो हमारी कोशिश है कि उनकी टीम को भी लेके आएं, और फिर जब ये नेशनल कंपटीशन गिलगित बल्तिस्तान में होगी तो हमारी यही एक टीम जो सिलेक्ट होगी इनमें से, तो ये जाके उधर compete करेगी जी। और विंटर फेस्टिवल्स के साथ साथ समर फेस्टिवल्स भी होंगे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग रुझान उनका है, टूरिस्ट का, जो हमारी भी बात होती है लोगों से, तो पाकिस्तान आना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बिल्कुल, जो आना चाहें, जो इलाके हमारे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज भी हैं हमारी बहुत सारी, तो हमारी तो यही कोशिश है कि टूरिज्म चूंकि इंडस्ट्री क्या दर्जा रखती है बाकी दुनिया में, तो हम भी चाहते हैं कि इसको इसी तरह आगे लेके जाएं, और जो जो फैसिलिटी हमसे हो सके और जो वो हम कर सकते हैं बतौर गवर्नमेंट के एक इदारे के, तो हम वो उनको प्रोवाइड कर दें और इस टूरिज्म के जरिए हम कुछ कमाना शुरू कर जी। दें। ताशफीन हैदर साहब, डीजी टूरिज्म केपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने शो दिया। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। और ये आप देखें ना कि ये अच्छा इनिशिएटिव है विंटर फेस्टिवल का। हम पाकिस्तान तो बेशबहा नेमतों से माला माल है, बिल्कुल ऐसे ही है, यानी बारिश भी हो रही और है। आपको पता है ना कि बाहर से जब लोग आते हैं तो वो ये इमेज, जो असल इमेज है पाकिस्तान का, वो जब देखते हैं तो बाहर अब ये देखें ना जाके, कितने खूबसूरत ये मनाजिर जो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, जो बाहर लोग बैठे होंगे। और उन्होंने कहा कि अभी तो इन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये एक फैसला किया कि ये विंटर स्पोर्ट्स होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम ये उम्मीद करते हैं कि इसकी बाकायदा प्रमोशन की जाए और इसको मार्केट से प्रमोट करें। बिल्कुल, दुनिया भर में, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दुनिया भर में करें, ताकि वहाँ से भी टूरिस्ट आए। और फिर वो जो आपने बात की ना फैसिलिटीज की, और देखें हॉस्पिटल भी इसमें है, अकोमोडेशन है, फिर सफाई सुथराई का जो माहौल है, फिर खाने पीने की अशिया से मुताल्लिक बड़ा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये देखने की जरूरत है, ना सिर्फ फॉरेन जो हमारे लोग हैं आते हैं, जो बल्कि पाकिस्तान के अंदर से भी जो लोग कराची से, लाहौर से, उधर से जाते हैं, तो वो भी इन चीजों को देख रहे होते हैं पहले कि फैमिली अगर जाएगी तो वहाँ कैसे रहेंगे। बिल्कुल जी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद रहेंगे अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से, तो कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की।
और उनकी जर्नीज की। जी, तो हमारे साथ आज मौजूद हैं नदीम शेख साहब, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, पेन मैनेजमेंट और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और हमारे शो का हिस्सा बने। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और 365 न्यूज़ का शुक्रिया कि मुझे मौका देने के लिए आपके चैनल को। जी सर, ये बताइए पाकिस्तान से जाने का फैसला कब हुआ और कैसे हुआ? मैडम 89 में आई वाज स्टूडेंट इन एफसी कॉलेज, तो उस ज़माने से ही मेरा एक शौक था कि बाहर जाके जो है पढ़ा जाए, क्योंकि कुछ कज़न्स वगैरह भी फॉरेन क्वालिफाइड थे, तो इट वाज मेरी खुशी भी थी कि मैं भी जाके उनको ज्वाइन करूं और बाहर से क्वालिफिकेशन जो हासिल करूं। तो उसी सिलसिले में मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए ऑस्ट्रेलिया आया 89 में। जी। तो फिर जब मैंने अंडर ग्रेजुएट खत्म की तो आई कॉल इट अ होम बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। और उस बाद जो है मैं यहीं सेटल हो गया। मेरी वाइफ भी बॉर्न ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी फैमिली से, राइट, और बच्चे भी यहीं बॉर्न हुए हैं। जबरदस्त। तो नदीम साहब, मुझे एक सवाल करना है, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो आप कौन से घर वालों को सपोर्ट करते हैं? जी, मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। मेरे दोनों बेटे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात। तो अभी हमने सीरीज हरा दिया, तो बेटे आपके जो है ना वो सैड से होंगे, आप खुश होंगे क्या? अच्छा, ये बड़ा बेटा थोड़ा सा अपसेट था। अच्छा, अपसेट था, कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है, तो खेल में चलता था। अच्छा, आप हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, किन यानी सेहत से जुड़े कौन से मसाइल हैं उनको, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब वो वहाँ जाते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो इस कैपेसिटी में कैसे आप उनकी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं? जी, स्पेशली जो नई फैमिलीज आती हैं माइग्रेशन के बाद या किसी स्किल वीज़े पे, तो वो यहाँ के लाइफस्टाइल के साथ इतनी इंटीग्रेट नहीं होती शुरू में, जिसकी वजह से उनको सेटलमेंट प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज का भी बैरियर है, कल्चर का भी बैरियर होता है। तो उस सिलसिले में उनको एडजस्टमेंट काउंसलिंग और उनको जो है हेल्प की जाती है कि कैसे इस सोसाइटी में, इस मुल्क में कैसे आपने जॉब ढूंढनी है, कैसे सिमुलेट करना है सोसाइटी के साथ। और हम अपना एक्सपीरियंस जो है वो उसका शेयर करते हैं। और इस सिलसिले में जो हमारी एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर, और कुछ हमारे ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान जो मेडिकल एसोसिएशन है वो भी काफ़ी हेल्प करती है उनको एडजस्टमेंट के लिए। शुरू में काउंसलर्स जो हैं और दूसरे जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो शुरू में हम उनको लुक आफ्टर करते हैं एडजस्टमेंट के लिए। राइट। नदीम साहब, ये बताइए, आपके माशाल्लाह 2 बेटे हैं जो पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं आपके साथ, तो जब आप लोग पाकिस्तान आते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं कि एक ये कमी पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में हम इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, वो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? जो लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो और साथ जो आपकी जो फ्रीनेस टू मूव के, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में सिक्योरिटी, हम लोग सिक्योरिटी जो है वो, क्योंकि मेरे ख्याल में जो माइग्रेशन जो होती है वो सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज पे नहीं होती, वो सिक्योरिटी रिलेटेड भी होती है, जिसको बड़ा अंडरमाइन किया जाता है। तो सिक्योरिटी जो है हमारे मुल्क में जब जो है उस पर तवज्जो दी जाएगी लॉ एंड ऑर्डर पे, तो वो आप सेफ फील करेंगे। तो इकोनॉमिक जो उसका है इशू वो सेकेंडरी है, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी का मेरे ख्याल में। अच्छा, ये भी बताइए कि आप बड़ी कंपनीज के साथ एज ए कंसल्टेंट भी काम करते हैं, वो तजुर्बा कैसा है ये भी बताएं। और चैरिटी के कामों में भी बड़े हमें बताया जा रहा है कि आप एक्टिव, वैसे तो अपना ये बताना भी नहीं चाहते लोग जो कर रहे होते हैं, अल्लाह और आपका मामला है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर लोग जो मोटिवेट हो, मजीद ओवरसीज पाकिस्तानीज आपको देख रहे हैं, उनके लिए। जी, एक तो ये है कि हमें जो एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, बिफोर आई कम टू चैरिटी प्रोजेक्ट्स, हमें पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमारा जो फिलहाल प्रॉब्लम रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी को, हम समझते हैं एक प्लॉट ले लिया, कोई प्रॉपर्टी ले ली, दिस इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अस, दिस इज नॉट इनफ, इट डजंट क्रिएट एनी जॉब्स। तो मैंने आज से 8-10 साल पहले एक छोटा सा यूनिट, लोकल जो थे मेरे दोस्त वगैरह पाकिस्तान में रिश्तेदार, उनके साथ मिलके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया था। तो उसको जो है अपना रूफ लाइन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और हमने जॉइंट वेंचर किया था। तो वो माशाल्लाह इस वक्त वो जो है उसके ऑफिस जो है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में है, और वो माशाल्लाह अच्छा फैल फूल गया है। और हम जो है इसमें लीडिंग जो है जो मेम्ब्रेन्स बनाने में जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर, वो ये वन ऑफ देम। तो उसमें ये एक फ़ायदा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न जो हमें पाकिस्तान में मिलता है वो शायद मुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता।
Right. तो हमेशा ये विनिंग सिचुएशन होनी चाहिए कि मुल्क के लिए भी अच्छा हो, क्रिएट जॉब्स होती हैं जो हमारे, और उसके अलावा जो आपका रिटर्न है इट्स मच बेटर देन इन्वेस्टिंग एनीवेयर एल्स। बेसिकली विन विन सिचुएशन हो दोनों पार्टीज के लिए। नदीम शेख साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। भाई क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करके दिल खुश हो जाता है कि कितना यानी वक्त जाया नहीं कर रहे हैं और मेहनत के लिए भी करते सोच रहे होते हैं हैं दोनों कंट्रीज के लिए। अच्छा, अब हम एक ऐसे लेजेंड को याद कर रहे हैं बिल्कुल। इसके चाहने वाले अभी तक और उनका जो काम है उसको पसंद करने वाले, एक्टिंग की दुनिया के बेताज बादशाह, बिल्कुल सही से सही बात है ये। मोइन अख्तर के मद्दा आज उनकी 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। भाई मोइन क्या अख्तर के लिए ना ये legend। शेर है और हर लेजेंड के लिए कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते वो अचानक उनका जो जाना है, बिल्कुल। और देखें उनके Went too जनाजे में soon। कितने लोग उनके मद्दा चाहने वाले, हजारों और फिर पैगामात का सिलसिला एक जो आया है पूरी दुनिया से। तो खैर, मोइन अख्तर हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे, उनका दिलों में। काम हमेशा बोलता रहेगा, दिलों में जिंदा रहेंगे, उनकी आवाज वो जो जादू था, वो मैजिक हमेशा रहेगा। क्या ही खूबसूरत बात है जी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे पास वेदर है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या एक्सप्लॉयटेशंस हो रही हैं, उस पर बात करेंगे, और एक स्पोर्ट्स सेगमेंट भी है। तो कहीं मत जाइएगा, इट्स अ जैम पैक्ड शो। वेलकम बैक नाजरीन। बस अब बात होगी क्रिकेट की, अब कोई बात नहीं होगी। काफी देर हो गई ना, आपकी सांस रुकी हुई है। हाँ जी। जी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ग्रीन शर्ट से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है साउथ अफ्रीका में और क्लीन स्वीप कर दिया है। पाकिस्तान ने तीनों वनडेज जीत लिए हैं। न सिर्फ साउथ अफ्रीका में हमने सीरीज जीती, बल्कि हमने उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीती और खतरे की घंटी हमने बजा दी है तमामी मुल्कों के लिए जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम्स आ रही हैं। भारत में बहुत ज्यादा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात हो रही है और भारतीय कह रहे हैं कि जरा मुश्किल हो गया है भारत के लिए, अभी अब बड़ा टफ कंपटीशन होगा। तो आईसीसी इवेंट भी अब होने जा रहा है जी। और हाइब्रिड मॉडल, वो सब कुछ सारी चीजें आपके सामने ही है। Settled हो गई। अब टेस्ट सीरीज भी आने वाली है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, उसमें क्या तब्दीलियां होंगी, ये सब कुछ हम बात करेंगे। कौन हमारे साथ है? जी, हमारे साथ शाहिद हाशमी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो ये बताइए सर कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है। ये बहुत बड़ा एक टाइटल है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शाहीनों की जीत कितनी अहम है सर? बहुत जबरदस्त जीत है और बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज्यादा अहम है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम तो कह रही है कल से शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए पाकिस्तानी टीम फॉर्म में है। और न सिर्फ जनूबी अफ्रीका में बल्कि ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 22 साल बाद पाकिस्तान ने किसी वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में हराया, तो बहुत अच्छी जा रही है टीम। और वनडे के हिसाब से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अफरा तफरी करें, T20 के स्टाइल से खेलें या टेस्ट मैच के स्टाइल से खेलें। पहले 25 ओवर में एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बैट्समैन और अगले 25 ओवर में स्लॉगिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी जा रही है टीम। कप्तानी बहुत अच्छी है, टीम में कोहेजन है, टीम में यूनिटी है और कोचिंग स्टाफ भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, काबिल तारीफ है। शाहिद भाई, बैटिंग और बॉलिंग की बात करेंगे हम तफसील से, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की बात जरा करते चले। यानी 7 मरतबा 0 पर आउट हो गए, गलती कहाँ करे? इतना साउंड टेक्निकली बैट्समैन हमने देखा, बहुत ही उसके अंदर टैलेंट है। तो इस वक्त शायद मुझे लगता है कि उसको बैकिंग की जरूरत है और उसे खिलाना चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सही आपने बात कही जोएब। रेस में बच्चे 20-25 दौड़ते हैं, एक बच्चा रेस में आखिर में आता है तो उसको हमें निकालना नहीं चाहिए रेस से, बल्कि उसको इनकरेज करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम बेस्ट 15 में आओ, फिर उसके बाद बेस्ट 5 में आओ और फिर यकीनन टॉप 3 में आओगे। तो अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बहुत ही अच्छा प्लेयर है और उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले इस इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पे बहुत ही अच्छे लोग हैं। मिसबाउल हक, मंसूर राना, ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको बैक किया और उसको प्लग करके लेके आए आउट ऑफ नोवेयर। अब वो नहीं कर पा रहा, थोड़ा वो नर्वस स्टार्टर है। हालांकि उसने टेस्ट मैच में डबल 100 किया हुआ है, वनडे में 100 किया हुआ है, 100 उसका वनडे में। इस तरह उसका आउट होना वाकई मायूस कुन है, लेकिन होता है, बैट फॉर्म होता है, आउट ऑफ टच हो जाता है, थोड़ा नर्वस स्टार्टर है, जाएगा वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में, मेहनत करेगा। पाकिस्तान को उसने अभी बहुत सर्व करना है। शाहिद साहब, ये भी बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला किया गया है,
तो क्या ये कहना सेफ होगा कि भारत ने घुटने टेक दिए? टेक भी दिए, ऑल्दो के आप ये नहीं कह सकते कि माइट इज ऑलवेज राइट, उनकी तो माइट है, वो अपनी मर्जी पूरी कर लेते हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने अपने लिए गलत वेन्यू का इंतखाब कर लिया, या पाकिस्तान ने उनके लिए गलत वेन्यू का इंतखाब कर लिया। दुबई कभी भी उन्हें सूट नहीं करता। दुबई में 2021 में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में। उनकी विमेंस टीम 2-3 महीने पहले, और शायद भाई अभिषेक हमारे साथ कल थे शो में, वो भी यही कह रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे वो, भारत के लिए सही वेन्यू हाँ देखिएगा इंशाल्लाह आप मेरे वर्ड मार्क करके रखिए। आज 24 दिसंबर 10 बजे से पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों मैच इंशाल्लाह इंडिया हारेगा, न्यूजीलैंड से भी, पाकिस्तान से भी। बस ये लिख लिया मैंने, शायद भाई लिख लिया मैंने। हाँ, और ये हाइब्रिड मॉडल उनके साथ चला जाएगा इंडिया इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मुआहिदा हुआ है ये भी कितनी बड़ी पाकिस्तान के लिए एक फतह है कि भाई न्यूट्रल मकामात पर होने वाले मैचेस के लिए इजाफी अखराजात भी ICC देगा, रकम बढ़ाएगा, और जो PCB को माली नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश थी वो भी नाकाम हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग स्टांस था, पाकिस्तान ने एक सख्त मौके को इख्तियार किया था कि नहीं, अब एनफ इज एनफ, आप हमारे यहाँ नहीं आते, हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे, और अगर हम हाइब्रिड मॉडल उस सूरत में मंजूर करेंगे जब हाइब्रिड मॉडल इंडिया में होने वाले इवेंट्स के लिए भी होगा। हम भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की टीम नहीं भेजेंगे इंडिया, हमने बहुत दफा भेज दी पाकिस्तान की टीम। तो अब ये हाइब्रिड मॉडल इस तरह से होगा कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, और पाकिस्तान को ना तो माली नुकसान होगा, ना कोई ऐसी चीज होगी। लेकिन ये दोनों मुल्कों के लिए अगर विन विन सिचुएशन है, ICC के लिए विन विन सिचुएशन है, उन मिलियंस ऑफ फैंस के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है जो इंडिया के प्लेयरों को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, ऋषभ पंत को, बुमराह को पाकिस्तान में लाहौर में खेलते देखना चाहते थे। मेरी मोहम्मद आमिर से बात हो रही थी, मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं तो इतना दुखी हो गया कि अगर विराट कोहली आ रहे होते तो मैं उन्हें अपने घर पे डिनर खिलाता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और चीज, अभी जो टेस्ट होने जा रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब ये दोनों स्पिनर्स हमारे, अबरार भी अच्छा और सुफियान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वनडेज में, लेकिन दो हमारे टेस्ट के स्पिनर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सीरीज हमें जितवाई है। तो तब्दीली आप समझते हैं कि बनती है, या फिर हमें कंटिन्यू करना चाहिए इसी को ICC तक एटलीस्ट? मेरा ख्याल है जो वाइट बॉल के बॉलर्स हमेशा अलग रखने चाहिए। आपने देखा कि वाइट बॉल में जब आया बरार, किस फ्रेशनेस के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, सुफियान मुकीम किस फ्रेशनेस के साथ बॉलिंग कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस सऊद, ये कितनी फ्रेश होकर बॉलिंग कर रहे हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस भी नहीं खेलेंगे, तो इमेजिन करें शाहीन शाह अफरीदी, फ्रेश शाहीन शाह अफरीदी 2 माह के बिल्कुल फ्रेशनेस के बाद दुबई में इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। जी। अच्छा, अब भाई ICC की सब बात हो गई, अब जरा मैं प्रोड्यूसर साहब जरा ये साइम अयूब की बैटिंग जरा चलाएं आप। शाहिद भाई का तजर्बा जो है उससे हम फायदा उठाएंगे और पूछेंगे कि कहाँ से ये टैलेंट हमारे पास आया है, और ये तो लेजेंड इन द मेकिंग है। देखें अब ये चीज है, शाहिद भाई आप देखें हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसकी, उस लड़के के रिफ्लेक्सेस देखें आप, फीट मूवमेंट उसकी देखें, शॉट सिलेक्शन, बैक लेफ्ट उसका, यानी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त जो है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और डाउन टू अर्थ लड़का है, ह्यूमिलिटी है। इतनी सक्सेस के बाद वो अपने दोनों कदम अगर जमीन पे रखेगा तो बहुत आगे जाएगा, पाकिस्तान को बहुत सर्व करेगा, और ये थोड़ा प्रोसेस से आया है। अंडर 16 में मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान की अंडर 16 टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, जंक्शन ओवल जो मेलबर्न के साथ ही ग्राउंड है, वहाँ साइम अयूब ने 16 साल साइम अयूब ने 150 प्लस स्कोर करके पाकिस्तान को अंडर 16 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे जितवाया था। तो ये बड़े थोड़े प्रोसेस से आया है, स्कूल क्रिकेट, अंडर 16, अंडर 19, A लेवल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट। तो शुरू में थोड़ी तनकीद हो रही थी, नहीं चल रहा था, लेकिन कमाल है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि इसको रेगुलर चांस दिया, और रेगुलर चांस देने से आप देखें आज ये, और वो देखिए आप, यानी कितनी अमेजिंग डीप फाइन लेग पर जो हुक और पुल कर रहा है वो, यानी पाकिस्तान स्ट्रगल, हमेशा पाकिस्तानी बैट्समैन ने हुक और पुल में स्ट्रगल किया है, लेकिन ये यहां पर भी कंफर्टेबल है। दूसरी तरफ कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पे जो मार रहा है, या डीप मिड विकेट की तरफ जो खेल रहा है, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग बैटिंग उसकी इस वक्त, और फॉर्म भी टॉप में है इस वक्त। जैसे बिल्कुल आप तीनों फॉर्मेट खिलाने चाहिए शायद भाई, है जी, तीनों फॉर्मेट इसको खिलाने चाहिए। बिल्कुल, तीनों फॉर्मेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, और इसके पास 22 साल का 22 साल के शोल्डर जरूर है, 22 साल की बॉडी जरूर है, लेकिन 40 साल का ब्रेन है इसके पास, जिसके पास तजर्बा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। और ऐसे कई प्लेयर अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में कल ही मैं देख रहा था, और मैं बहुत पहले से इस प्लेयर को फॉलो कर रहा हूँ, ताहा खान, नाम याद रखिए,
ये भी नाम लिख लीजिए, नो लुक शॉट खेलता है। कल इसने 5 छक्के T20 कप में लगाए। कराची से इसका ताल्लुक है, वही एकेडमी, वही सारी चीजें जो साइम अयूब की थी। तो ये ताहा खान भी अगला साइम अयूब आने वाला है आपके पास। जी अच्छा, एक कंफ्यूजन अभी तक है शायद भाई, थोड़ा दोबारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय सहाफी भी होते हैं और आपके साथ भी बहुत उन्होंने ज्वाइन किया हमारे शो पे। मतलब जब उनसे आगे की बात होती है ना कि जो भारत में आईसीसी इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें सेमीफाइनल और फाइनल की जो बात है, बोन ऑफ कंटेंशन वही था, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है उसमें। आपको क्लैरिटी है कि अगर सेमीफाइनल पाकिस्तान पहुंचता है तो न्यूट्रल पे होगा या फाइनल पहुंचता है तो न्यूट्रल वेन्यू होगा? देखिए, अब तो आईसीसी ने लिख के दे दिया, पाकिस्तान ने इसीलिए इतना टाइम लिया कि पाकिस्तान को लिखी हुई चीज, डॉक्यूमेंटेड चीज चाहिए थी ताकि वो लीगली बाइंडिंग हो। पहले पाकिस्तान इस तरह का बिग 3 के मामले में 2014 में एक बहुत बुरी तरह से चपत खा चुका था, जब कोई भी चीज लिखत पढ़त में नहीं थी। अब ये चीज लिखत पढ़त में आईसीसी के प्रेस रिलीज में आईसीसी ने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया है, तो अब कोई भाग नहीं सकता। और अभी कल परसों मोहसिन नकवी ने, जो पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने कहा भी कि अगर कोई मुकरेगा तो हम उसको फिर लीगली हैंडल करेंगे। तो ये बहुत क्लियर चीज है। और अभी कल ही टेलीग्राफ अखबार में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड आर्टिकल लिखा है, टिम विगमोर एक बहुत ही अच्छा सहाफी है, कि भारत ने क्रिकेट को आइसोलेट कर दिया है, बिल्कुल तफरीक कर दी क्रिकेट में। अभी टीमों को ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने अपना सेमीफाइनल कहाँ खेलना है, टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी में ये भी नहीं पता होगा कि फाइनल कहाँ खेलना है, किस से कब होगा। 4 मार्च को जब इंडिया आखिरी मैच खेलेगी या आखिरी सेमीफाइनल होगा, तब जाके पता चलेगा कि फाइनल लाहौर में होगा या दुबई में। तो इंडिया की अपनी मनमानी है, हटधर्मी है, और इस सारी चीज को बहुत से लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि एक ही मुल्क से क्रिकेट का 80% पैसा आना क्रिकेट के लिए बहुत खतरनाक है। जी, और कितने चांसेस भी तो पूछे ना आईसीसी इवेंट जीतने के? जीतने के कितने चांसेस हैं? हमारी टीम की जो भी कारकर्दगी लग रही है, शायद भाई क्या लग रहा है आपको कि वही परफॉर्मेंस जो आज हम देख रहे हैं वो आगे जाके नजर आ रही है? उस फॉर्म में है टीम? बिल्कुल है। रिजवान जिस तरह से कप्तानी कर रहा है, आसिफ जावेद जिस तरह से हेड कोच बने हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे कोच हैं। स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ परसों से शुरू हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान जीत के दोबारा इसका दिफा कर लेगा। लेकिन जाहिर है अभी पाकिस्तान को और भी क्रिकेट खेलनी है। अभी पाकिस्तान ने एक ट्राई सीरीज खेलनी है जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान आएंगी। वो बड़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी पाकिस्तान के लिए। और फिर 19 फरवरी का तो सबको इंतजार होगा जब पाकिस्तान अपना पहला मैच कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। आप लोग भी जरूर आइए जी। बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद साहब ये बताइए, थोड़ी फखर जमान पे बात कर लेते हैं। क्या उनकी कारकर्दगी लग रही है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में है? बैटिंग ऑर्डर क्या होगा? यानी फखर जमान, तू देखे हमारा है तो मैच विनर ही ना, उसको किसी ना किसी तरीके से टीम में होना चाहिए। आप समझते हैं आईसीसी इवेंट में? बिल्कुल होना चाहिए और उसकी जगह व्हाइट बॉल क्रिकेट में बिल्कुल जबरदस्त है। फिटनेस के उसके इश्यूज हैं और मेडिकल पैनल के एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा फखर जमान अब 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागने वाला या 150 डंड लगाने वाली फिटनेस उसकी इसलिए नहीं है कि उसकी नीज का प्रॉब्लम है। वो 100 सिंगल भाग के ले सकता है लेकिन वो दंड नहीं पेल सकता। तो कुछ प्लेयरों को, कुछ अच्छे इम्पैक्ट के प्लेयरों को जो इम्पैक्ट डालते हैं, जो कभी भी कहीं से मैच जितवा सकते हैं, उन प्लेयरों को थोड़ा सा फिटनेस में रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। और फास्ट बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी मिसिंग दिखाई दे रही है। प्रेडिक्टेबल शाहीन शाह अफरीदी लग रहे हैं। हारिस का तो शुरू से ही ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि स्विंग वो नहीं कर पाते हैं, पेस है उनके पास। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि विकेट्स बैटिंग होंगी तो यहां भी हमें देखना होगा कि अगर कोई मजीद को बॉलर्स हम इंडक्ट कर सके एज अ बैकअप। 3-4 फास्ट बॉलर अभी T20 कप में बड़े अच्छे नजर आए, लेकिन थोड़ा सा अर्ली होगा जो है इन लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल करना। आपके पास इस वक्त दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है। पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस जरूर होंगी लेकिन जब इधर रिवर्स स्विंग होती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। एंड्रिक क्लासन जो जनूबी अफ्रीका के बेस्ट प्लेयर थे वो एकदम हैरान हो गए कि मैंने इतनी रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं देखी अपने करियर में। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इसी तरह हैरान करते हैं रिवर्स स्विंग के जरिए। राइट। शाहिद भाई ये बताइए कि 6 जनवरी को वेस्ट इंडीज भी आ रही है टेस्ट मैचेस के लिए, उनकी क्या आप परफॉर्मेंस के लिए बात करेंगे? उनके लिए तो हमारे 2 स्पिनर साजिद खान और नुमान अली काफी होंगे। जिस तरह इंग्लैंड को हमने हराया, वेस्ट इंडीज की टीम इतनी पावरफुल टीम नहीं है, इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें नंबर पर है, हम माशाल्लाह से
7वें नंबर पर हैं। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसको कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन अपनी कारकर्दगी बेहतर करके पाकिस्तान कम से कम 6ठे नंबर पर फिनिश कर सकता है। पहले साइकिल में पाकिस्तान 6ठे पे फिनिश हुआ, दूसरे में 7वें पे, तो फिर अगर 6ठे पे फिनिश होगा तो एटलीस्ट कम से कम हमारी फेस सेविंग हो जाएगी। अच्छा, जो बातें याद आती जा रही है, शायद भाई सवाल करते जा रहे हैं, कभी हम आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाते हैं, हम आगे कभी पीछे जा रहे performance- ये हसनैन का मुझे आउट अभी याद आ गया। आपने रिवर्स स्विंग की बात की, वेन द डूसन को उसने आउट किया और उस वक्त डूसन बड़े यानी सेट हो गए थे क्रीज पर, रिवर्स किया था बॉल और हसनैन के अंदर वो निप नजर आया था, उसको रखना चाहिए टीम में, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी की मेरी टीम में तो हसनैन बिल्कुल होगा। उसके साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये रहा, हालांकि 2018-2019 से वो क्रिकेट खेल रहा है, उसे रेगुलर चांस नहीं मिला। अगर उसे 5-6 वनडे, 5-6 T20 एक साथ मिलेंगे तो वो अपनी टीम में जगह पक्की करेगा। दोनों टीमों में, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों टीमों में सबसे तेज तरीन स्पीड 150-151 हसनैन की ही थी। जब वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा वो अनप्लेएबल होगा। शाहिद भाई, आपसे आखिरी सवाल है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोई सरप्राइज है, वो क्या सरप्राइज है? कोई कराची के लिए, कराची वालों के लिए सरप्राइज है, वो क्या सरप्राइज है सर? मैंने इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो अगर कराची वालों को सरप्राइज देना चाहते हैं तो 3-4 हजार टिकट फ्री हम सब मिलके देखेंगे मैच। शाहिद हाशमी, बहुत शुक्रिया senior आपका शाहिद भाई, क्या बात है आपकी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सीनियर स्पोर्ट्स शाहिद हाशमी साहब ने हमें कितना अच्छा तज्जिया दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, और ज़ाहिर खुशगवार एक इस वक्त माहौल है, पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, आईसीसी इवेंट हमारे पास आ रहा है जी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से बाद वेदर लाइव देखेंगे कि जी पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में क्या वेदर चल रहा है। छोटी सी ब्रेक, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ी उम्मीद है हमें। जी, वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात हो जाए पूरे पाकिस्तान के मौसम की। तो दिखाइए मौसम। हम दोनों खड़े वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मौसम जी। तो कराची का क्या कहता है जी? मौसम? कराची डे टाइम 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 14 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त, और सनी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हैदराबाद का मौसम 22 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त और 10 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के औकात में, और यहाँ भी सनी है, यहाँ भी कोई बादल नहीं है। तो सर्दी हैदराबाद में भी है, कराची जैसी थोड़ा सा बढ़ रही है। क्वेटा में अगर हम देखें तो 11 सेंटीग्रेड डे टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है और -4 सेंटीग्रेड रात के टाइम है। जी, -4 है, क्वेटा में बहुत ज्यादा सर्दी है। आगे चलते हैं, आगे जल्दी से दिखाइए, और कहाँ का वेदर हम दिखा रहे हैं। मुल्तान का वेदर ये कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है मुल्तान में दोपहर के वक्त में, यानी एक्सट्रीम जो भी टेम्परेचर होगा, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड है मिनिमम साइड पर जब रात में होगा। जी, फैसलाबाद की अगर बात करें तो पार्शली क्लाउडी एंड पार्शली सनी है। 19 डिग्रीज दिन में रिकॉर्ड किया गया है और 6 डिग्रीज रात के वक्त है। जी, लाहौर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के औकात में, और 8 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के औकात में। बादल भी है, सूरज भी है, आंख में चोली जारी है बादलों और सूरज की। लाहौर का ये है मगर ठंड बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं। इस्लामाबाद 16 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में है और 6 डिग्रीज रात के वक्त है। सनी है लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। चिलिंग। पेशावर का वेदर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त और 3 डिग्रीज है रात के औकात में। कंबल उम्बल है और कंबल से निकलना बड़ा दुश्वार है। सुबह तो बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हाल होगा? मुजफ्फराबाद वाओ 7 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में है जी, और -4 रात के औकात में है और पार्शली सनी एंड क्लाउडी है। स्कर्दू -1, और ये मैं सही पढ़ रहा हूँ? आप सही पढ़ ये ठीक है, ये सही -17 डिग्रीज है रात के औकात में। मतलब आप ना निकले तो क्या करें हम? बस कम्बल से चले देखते हैं, तजुर्बा करते हैं कि क्या होता है। कम्बल से भी ना आप वहाँ निकले। गई थी ना, वहाँ क्या था एक्सट्रीम जो बाहर गई थी? ओ सर्बिया वाज -4 इन द डे। अभी -17 है, आप इमेजिन करें। हाँ, और वो रात के वक्त -9 तक हो गया जी वेदर।
वेदर हो। जी, पूरे मुल्क का आपने जी। वेदर आपको बता दिया हमारे है। पास कोरेस्पॉन्डेंस है जी पूरे पाकिस्तान बराह से। रास्त जब तक ना जाए ना तो कुछ मजा नहीं आता। लाइव जो वहाँ का माहौल है ना वो फिर आपको नजर आता है क्या हो रहा है। तो हमारे साथ मोना सिद्दीकी कराची से ज्वाइन करेंगी, जी। सबना कमाल लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी, इस्लामाबाद और से। मुर्तजा राय इस्लामाबाद से, और मरी से हमें साल अब्बासी भी वेदर का अहवाल देंगे। तो हम पहले इस्लामाबाद चलते हैं जी, मुर्तजा से पूछते हैं क्या हालात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा, इस्लामाबाद में क्या ठंड और क्या मौसम है, जरा हमें अपडेट तो दीजिए। वालेकुम सलाम। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है, यानी कि हाथ और पाँव को ठंडा करने वाली सर्दी है, जमाने वाली सर्दी है। और इस सर्दी ने खास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुतासर किया हुआ है। अब 2500 बच्चे मुतासर हो चुके हैं 3 हफ्तों के अंदर यहाँ रावलपिंडी में। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो जिस तरह आपने बताया कि रात के औकात में वो 6 तक पहुँच जाता है, लेकिन आज महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये रात के पिछले पैर तक ये 3 तक पहुंच जाएगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के बाद जब सर्दी सुबह के औकात में लोग उठते हैं तो उस वक्त सर्दी की क्या शिद्दत होती है। आज जब हम सुबह उठे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे इस्लामाबाद में हल्का हल्का सा कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, यानी बिल्कुल सर्द और खुश्क सर्दी इस्लामाबाद के अंदर है और ये बहुत तेज सर्दी है। और आप ये भी जानते हैं कि बिल्कुल साथ ही हमारे मरी है, जब वहाँ पे बर्फबारी पड़ती है और कल जिस तरह मरी में बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ी तो उस वो इस्लामाबाद को भी मुतासिर करती है, क्योंकि बहुत कम फासला है। बस अब आपने मरी का जिक्र कर दिया है, अब आपने मरी का जिक्र मुर्तजा कर ही दिया है, तो चलते हैं जरा मरी की तरफ और देखते हैं कि आपने कहा कि कल बर्फबारी हुई है, तो आज कैसा मौसम है। जी ये देखिए आप, ये मरी के शॉट्स दिखा रहे हैं हम, जहाँ पर बर्फबारी भी है और दरख्तों पर जब बर्फबारी होती है कितनी खूबसूरत लगती हो जाते हैं। बस इसमें यह है कि जी इंतजामिया का इस वक्त बहुत ज्यादा किरदार उन्होंने अदा करना है। सिक्योरिटी हो गई, कितनी गाड़ियां वो मरी की तरफ जाने दे रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं। जब गर्मी होती है वहां भी उस वक्त भी मरी का रुख करते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में गर्मी हो रही होती है, तो उससे बचने के लिए और सर्दियों में भी बर्फबारी का मजा लेने के लिए। बिल्कुल जी। तो मरी का हाल पूछे साद अब्बासी से। अस्सलाम वालेकुम साद, क्या हालात चल रहे हैं मरी के? हम विजुअल्स देख रहे हैं, बहुत ही ठंड नजर आ रही है भाई, आप अपने आंखों देखा। मुर्तजा ने हमें बताया तो हमने कहा बस फौरन आपकी तरफ चलते हैं। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं मलका कोसार मरी में, और यहाँ पर जब मौसम के हवाले से बात की तो मलका कोसार मरी का मौसम मुस्तैद है। आवाज भी जम रही है, बर्फबारी पड़ रही है इसको। हाँ जी, साथ की आवाज में बर्फबारी है बर्फबारी भाई, बहुत बर्फबारी है एंड आई एम श्योर के सिग्नल्स भी मसले हो रहे होंगे जी, लोगों के छतों पर बर्फबारी। और आप देख सकते हैं ना, जहाँ भी बर्फबारी होती है जिन भी इलाकों में, और अब कंट्री साइड हमने देखा है कि घर ऐसे बने होते हैं इनकी छतें, ताकि आसान हो कि अगर बर्फबारी हो तो उसको उतारना छतों के ऊपर से। बिल्कुल। और आपको पता है ना जो ये ब्लैक आइस बहुत डेंजरस होती है ऐसे टाइम्स पे, जब 2-3 दिन पुरानी बर्फ जो जम चुकी होती है वो ब्लैक आइस बन जाती है और वो इतनी स्लिपरी बन जाती है। तो जी साद से दोबारा राब्ता हमारा हुआ है। जी साद बताइए, क्या देख रहे हैं आप मरी में, क्या हालात चल रहे हैं, सूरत हाल क्या है बताइए। सार मरी के मेन एंट्री पॉइंट जिगा गली चौक में, और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये सुबह का टाइम है और इस वक्त यख बस्ता ठंडी हवाओं का राज है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। और यहाँ पर अभी अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो मलका कोसार मरी में इस वक्त भी दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता दिन मलका कोसार मरी में हल्की फुल्की बर्फबारी भी हमें देखने को मिली है। हालांकि अब भी बर्फबारी तो नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद मौसम में बर्फबारी के मुकम्मल असरात मौजूद हैं। गो के अभी आसमान साफ है, लेकिन उसके बावजूद जो यख बस्ता ठंडी हवाएं हैं उनसे मलका कोसार मरी का जो मौसम है वो मजीद सर्द होकर हम भागना चाह रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं लाहौर चलते, समना कमाल से बात करते हैं और पूछते हैं लाहौर में सर्दी की क्या सूरत हाल है। जी तो समना अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए कि लाहौर में क्या हो रहा है, कितनी सर्दी है और बढ़ सकती है या अभी कम है, और खाबे शाबे क्या चल रहे हैं ये तो बताना है आपने। जी समना, आवाज आ रही है आपको? हमें समना की आवाज नहीं आ रही, समना लाहौर में ही है। समना आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, लेकिन चले आप कंटिन्यू करें। हाँ बताइए समना, लाहौर में क्या सूरत हाल है मौसम की? जी देखिए,
देखिए लाहौर का मौसम काफी ज्यादा तब्दील हो चुका है और इस वक्त मौसम की दिलकशी में मजीद इजाफा हो चुका है और शहरी इस वक्त सूरज की मीठी मीठी किरणों से महसूस भी हो रहे हैं क्योंकि सर्द हवाएं चल रही हैं। और गुज़िश्ता रोज लाहौर में दिसंबर की पहली बारिश हुई जिसके बाद लाहौर का मौसम काफी ज्यादा दिलफरेब और सुहाना हो गया और शहरी जो है अपने मिजाज के मुताबिक मौसम को भरपूर अंदाज में एंजॉय करें, पार्ट्स का रुख करें और साथ ही साथ चाय के ढाबों का रुख भी करें। गर्मा गर्म चाय के साथ इस मौसम से काफी ज्यादा लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा चंद रोज तक लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है और पूरा दिसंबर का जो महीना है वो खुश्क ही रहेगा। और हमने देखा कि दिसंबर के महीने में बारिश भी नहीं हुई, गुज़िश्ता रोज हल्की फुल्की बारिश देखने में सामने आई जिससे सर्दी की शिद्दत में काफी ज्यादा इजाफा भी देखने में सामने है। और इस वक्त भी लाहौर में ठंड काफी ज्यादा महसूस की जा रही है इस वक्त, जबकि मैं लाइव दे रही हूँ तो यहाँ पर खड़े होना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही साथ मौसम भी तब्दील हो रहा है। बिल्कुल। और शायरों ने शायरी शुरू कर दी है। चाय वालों ने चाय बिल्कुल ऐसा ही है। चाय के ढाबों पे मुख्तलिफ मकामात पे शायरियां भी हो रही हैं, चाय भी पी जा रही है और मौसम को भी भरपूर अंदाज में एंजॉय किया जा रहा है। लेकिन माहिरीन शहरियों को एहतियात करने की हिदायत भी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि गरम गरम कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, मोटे कपड़े पहने ताकि मौसमी असरात से बचा जा सके क्योंकि अब लाहौर का मौसम ही चूंकि ऐसा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ गई है। हम देखते हैं कि जब लाहौर का मौसम सर्दियों की जानिब जाता है तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ जाता है, लेकिन इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कंट्रोल में है तो शहरी जो है खुशगवार फिजा से जबरदस्त हो रहे हैं और इस मौसम को जो है भरपूर अंदाज में एंजॉय भी बारिश भी हो गई ना तो सारे वो बीमारी मोना को भी इंक्लूड करते हैं। मोना सिद्दीकी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। मोना बताइए, हम तो स्टूडियो के अंदर हैं, स्टूडियो के बाहर सूरत हाल क्या है वेदर की? आज कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार बहुत ही अच्छा है क्योंकि साइबेरियन हवाएं जो चल रही हैं, महकमा मौसमियात का कहना था कि आज से जो है शहर में साइबेरियन हवाएं चलेंगी। इस वक्त जो शुमाल मशरिकी सिम से हवाएं चल रही हैं वो 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है जबकि आज दिन भर इसी तरीके से वक्फे से हवाओं में तेज़ी भी आएगी और जो रफ्तार इनकी है वो 25 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी ये हवाएं चलेंगी। मौसम काफ़ी खुशगवार है, ठंडा है, खुश्क हवाएं चल रही है और साथ ही साथ इस ठंडे ठंडे मौसम में चाय का मज़ा ना हो तो मज़ा ही नहीं रहता, इसलिए आज हम चाय भी पी रहे हैं और साथ में इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी हो तो क्या ही बात है। सुबह का मौसम और भी सुहाना हो जाता है। तो सरवत, आप तो अभी इस वक्त स्टूडियो में बैठी हैं लेकिन अगर आप बाहर निकले ना बड़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं और अच्छा लग रहा है ना ये ठंडा ठंडा मौसम क्योंकि कराची में वैसे मौसम कम आता है ना ठंडा, बिल्कुल ऐसे ही है। ड्रेसिंग भी खूब अच्छी की जाती है क्योंकि जितने भी गर्म कपड़े हैं ना कराची वालों के वो निकल चुके हैं इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल मोना और समना, मौसम काफी अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज शहर का 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है जबकि हवाएं बदस्तूर इसी तरह चलती रहेंगी और आज और कल यानी कि 25 दिसंबर को भी महकमा मौसमियात का कहना है कि हवाओं में इसी तरीके से तेजी रहेगी। तो मौसम काफी अच्छा है। आप भी प्रोग्राम के बाद बाहर निकले और इस मौसम को खूब एंजॉय करें, बिल्कुल गर्मा गर्म चाय के साथ। कल मैं बल्कि संडे को सुबह को उठा, मैंने कहा चलो यार हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, घर पे सारे आए हुए थे। ओ भाई मैं पहुंचा वहां पर तो हलवा पूरी की दुकान पे एक लंबी लाइन के मैंने कहा बस ठीक है यार, बगैर हलवा पूरी के सही बात है, गर्मा गर्म चीज इस वक्त आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। अब क्या कर रहे हैं हम जी? अब हम लोग बस इजाजत ले रहे हैं अपने नुमाइंदों से। बहुत शुक्रिया आपका। समना कमाल ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, मोना सिद्दीकी ने हमें कराची, मुर्तजा रॉय ने हमें इस्लामाबाद से और मरी से साद अब्बासी ने हमें मौसम का अहवाल दिया। अब एक छोटी सी इसके जरिए हम पहुंच जाते हैं कैमरे की और वाकई ऐसा लग रहा था कि हम हर सिटी में सब एक हुए हुए हैं इस वक्त। जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे अपने स्क्वॉश चैंपियन से, तो कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। जी
वेलकम बैक नाजरीन। हमारी हमेशा कोशिश रहती है इस शो के ज़रिए, हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन सारे हीरोज़ को सामने लेकर आएँ आपके और गवर्नमेंट इदारों के और कॉर्पोरेट्स के जो बेहतरीन कारकर्दगी करें और पूरे दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी तरह आज का सितारा हमारे बिल्कुल साथ पाकिस्तान की मौजूद है। मानूर अली ने यूएस जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। मानूर ने अंडर 13 सिंगल्स गर्ल्स का टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में मिस्र की खिलाड़ी को शिकस्त दी है। आज मानूर अली शो में राइज एंड शाइन में हमारे साथ हैं। जी, स्क्वॉश चैंपियन महानूर, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। महानूर, ये बताइए कि इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम और इतने बड़े काम सर अंजाम देना, कब से स्क्वॉश खेल रही हैं आप और इस स्पोर्ट का शौक कब से हुआ आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। और मैं जो है तो 6 साल की उम्र से 7 साल की उम्र से और 6 साल की उम्र से मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की है और मैं 4 साल हो गए हैं। अच्छा, आपने अंडर 13 का टाइटल अपने नाम किया, मुकाबला कैसा रहा और क्या कुछ सीखने का मौका मिला आपको? बहुत टफ कंपटीशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नए न्यू एक्सपीरियंस हुए मुझे और बहुत टफ प्लेयर्स थी, लेकिन जो है तो मैं जो है तो अच्छा खेली। तो मैं कहूँगी इस वजह से मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से मुझे। अच्छा, ये बताइए मानूर, जब आप एक चैंपियन बनते हैं उसके लिए बहुत सारे आवर्स देने होते हैं आपको, खेल के, स्पोर्ट के और ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ एक आम तासुर ये है कि जो बच्चे खेलते हैं उनकी तालीम बहुत मुतासिर होती है, तो आप किस तरह बैलेंस करती हैं इन दोनों चीज़ों को? मैं जो है तो स्टडीज और स्क्वॉश को दोनों को बैलेंस रखती हूँ, जो कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है तो मैं स्क्वॉश को भी उतना ही टाइम देती हूँ और स्टडीज को भी बराबर ही टाइम। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त है। ये बताएं कि इवेंट में कौन कौन से ममालिक ने हिस्सा लिया था? टफ कंपटीशन आपका कौन? तकरीबन ऑल अराउंड द वर्ल्ड सारी कंट्रीज से आए थे। एशियन कंट्रीज जो है, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज से, इंग्लैंड से, और जो मेन कंट्रीज है, इजिप्ट से भी बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे। इजिप्ट जो कि वर्ल्ड टॉप 10 में भी चल रहे हैं उनके सारे प्लेयर्स, तो बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे और टफ फाइट टफ था, बट यू वर टफर मानूर। अच्छा, ये बताइए, हमें सुनने में आया है कि आपकी बहनें भी स्क्वॉश खेलती हैं, तो घर में बड़ा ही कम्पिटिटिव किस्म का एक माहौल रहता होगा कि भाई मैं ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, तो इसमें जीतता कौन है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग जो है तो मिलजुल के ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं मैचेस में। वो लोग भी बहुत अच्छा खेली इस टूर्नामेंट में ओवरऑल, और इंशाल्लाह वो अगले साल इससे भी और मेहनत करके आएंगी, अच्छा परफॉर्म करेंगी। हमारे घर में स्क्वॉश की बातें होती है 24/7, क्योंकि हम साथ ट्रेनिंग भी करते हैं और साथ घर में भी मम्मा पापा भी, तो हम सब स्क्वॉश की कर रहे होते हैं। इतना बड़ा कारनामा आपने सरंजाम दिया है, क्या हुकूमत की जानिब से आपसे कोई राब्ता किया गया अभी तक? अभी तक बिल्कुल भी कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ मेरे पापा के साथ, तो मैं कहूँगी कि मैं अभी तक 8 जो है तो इंटरनेशनल टाइटल्स लेकर आई, जो पाकिस्तान में किसी फीमेल ने नहीं लिए। मैं कहूँगी आई एम मेकिंग अ हिस्ट्री, तो अभी तक किसी गवर्नमेंट से जो है तो हमें हुआ। अच्छा मानूर, ये बताइए, देखा जाता है तो आलमी सतह पर हर मुकाबला आप अपग्रेड हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। पाकिस्तान में वसाइल कम है, ऑब्वियसली हमारी सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? मैं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है मेरे बाबा के लिए, क्योंकि घर भी मैनेज करना पड़ता था और स्क्वॉश की हम चारों, मेरा बड़ा भाई भी खेलता है, तो हम 4 प्लेयर्स की जो है तो रैकेट्स और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो संभालना, फिर घर के मसले संभालना। तो मैं थैंक यू सबसे बड़ा जो है तो मेरा मेन जो थैंक्स कहूँगी वो बार्ट फाउंडेशन को कहूँगी, जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं इंटरनेशनल जो है तो सतह पर खेल पाई। तो मैं कहूँगी कि उनका बहुत सपोर्ट। ज़बरदस्त मानूर, वी रियली होप एंड वी रियली विश कि आप जैसी और बच्चियां पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें और साथ साथ तालीम भी लेके चल रही हैं, भाई किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और आपको पता है ना, जब ऐसी बच्चियां अपनी शौक़ के ज़रिए स्पोर्ट्स में जाती हैं तो वो उनको मैनेज करना पड़ता है एंड दे वांट टू प्रूव टू देयर पेरेंट्स, टू द वर्ल्ड कि भाई हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, द वर्क हार्डर।
बिल्कुल ऐसे तो आप यानी रोशनी की और उम्मीद की बात हो रही है जी। और सितारों की तरह जगमगाने की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया इस वक्त सेलिब्रेशंस पूरी दुनिया में हो रही हैं जी। और बरखी कुमकुमों से पूरी दुनिया में सजाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों को ममालिक में बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, बड़े कार्निवल, बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं। मसीही बरादरी ने क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी हैं, सजावटी अशिया और तहाइफ खरीदने के लिए बाजारों का रुख भी कर लिया है। तो पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। बिल्कुल, और हम भी इंशाल्लाह इसको अपने शो में 25 दिसंबर को होपफुली कवर करेंगे। एक छोटा सा पैकेज बनाया है जी हमारी टीम ने, तो आइए देखें, एंजॉय करें। बिल्कुल, सबना कमाल की रिपोर्ट है, देखते हैं वो क्या कह रही है। क्रिसमस मसीही बरादरी की खुशियों का त्यौहार, घरों को सजाने, क्रिसमस ट्री लगाने की तैयारियां तेज हो गईं। लाहौर की मसीही बरादरी ने तहाइफ और आराइशी सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी खुशियां मनाने के लिए पुरजोश हैं। यहाँ मैं कुछ बुक्स खरीदने आई हूँ गिफ्ट करने के लिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए। कपड़े वगैरह तो ले लिए हैं, लेकिन अब डेकोरेशन की चीज़ें भी लेनी है ताकि घर में ट्री वगैरह लगा के लगाएं, चटनी वगैरह। तो स्पेशली मैं अपने फ्रेंड्स के लिए कार्ड लेने आई हूँ। ऐसे कि घरों को डेकोरेट किया जाता है, ज़्यादा तो स्पेशल क्रिसमस ट्री होता है और लाइटिंग, और जैसे ये डिफरेंट ऊपर गिफ्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। पादरी अमेनुअल खोकर का कहना है क्रिसमस अमन और सलामती का पैगाम देता है। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो सबको खुशियाँ देता है, क्योंकि क्रिसमस दो अल्फाज हैं, क्राइस्ट और मास। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर ख़ास इबादत है। सो ये मेल मिलाप के दिन है, ताजगी के दिन है, एक दूसरे को मिलने के दिन है। मसीही बरादरी क्रिसमस कार्ड्स, क्रिसमस ट्री, कैंडल्स और मुख्तलिफ सजावटी अशिया की खरीदारी में दिलचस्पी ले रही है। मोहब्बतों, रोशनियों और खुशियों से भरे क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियों के लिए मसीही बरादरी काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन जाहिद जुबैर के साथ समना कमाल, 365 न्यूज़, लाहौर। कल का एक बहुत ख़ास शो है जहां हम कायदे आज़म की 148th बर्थडे भी सेलिब्रेट करें और ऑब्वियसली क्रिसमस भी पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस पर अमेजिंग एक शो है हमारे पास। कल एक बार फिर मैं और ज़ुहैब आपके सामने हाजिर होंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।